हम बार बार कुछ झूठ को इस तरीके से बताते हैं कि वो सच लगने लगता है। लेकिन हमारे यहां दूसरी परंपरा शुरू हुई है कि इतना झूठ बोलो कि सच के बारे में कोई जान ही ना पाए। और जब भी कोई समय समय पे सच की बात कहने लगे तो आप उसको राइट विंगर कह दें, आप उसे आरएसएस का कह दें, आप उसे बीजेपी का कह दें, आप उसे विश्व हिंदू परिषद का कह दें, आप उसे टॉलरेंट कह दें, आप उसे हिंदू कम्युनल कह दें, आप उसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कह दें। तो तमाम ये वो शब्द हैं कि जैसे ही आपने कोई सच बात कही और लोगों ने आप पे हमला किया और सडनली आप बैकफुट पे चले गए और फिर अपॉलोजिस्टिक आप हो जाते हैं। लेकिन वो दौर की समाप्ति इस देश में शुरू हो गई है। लिहाजा आप पूरी ताकत से अगले कम से कम 500 साल इसी ईमानदारी के साथ डटे रहिए। और हमारी परंपरा में किसी के विरुद्ध, किसी के खिलाफ कुछ कहने की परंपरा नहीं है। तो ना ये इसकी जरूरत है कि हमें कोई एकजुट होकर के किसी के खिलाफ बोलना है या किसी पे हमला करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ आप इतना भर ही करें कि आप जो भी हैं, जिस भी परंपरा के हैं, उस परंपरा पे गर्व करना सीखें। अपनी पहचान को लेकर के आप शर्मिंदा ना हों। आपकी पहचान से कौन खुश होगा, कौन नहीं खुश होगा, कौन क्या कहेगा, इसकी कतई चिंता ना करें। क्योंकि इस चिंता ने और इस अपॉलोजिस्टिक एटीट्यूड ने इस देश में लुटेरों को, बलात्कारियों को, गुंडों को, बदमाशों को इतना मजबूत कर दिया कि आज हम और हमारी संस्कृति में जो शब्द भी नहीं थे वो हमारे जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा बन गए हैं। हमारे यहां छोटी छोटी सी घटना होती है, देश के अंदर आंदोलन हो जाता है, बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, कॉलमिनिस्ट हैं, और 130 करोड़ की आबादी में एक घटना जो है भारत को रेपिस्तान बना देती है। तो जो लोग आपको रेपिस्तान कहते हैं, विदेशों के अखबार में छापते हैं, भारत में लोग बहुत सारे सड़कों पर निकल आते हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा ही कभी रेप था ही नहीं, और न रेप का कोई शब्द हमारे यहां था। जिस संस्कृति के लोग इस भारत में आए, उसने कई चीजें आपको मानने और करने पे बाध्य कर दिया। हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहां जिसे हम तलाक कहते हैं। हमारी परंपरा में तलाक शब्द है ही नहीं, न संस्कृत में है, न हिंदी में है, अंग्रेजी में है, अरबी और फारसी में है। लिहाजा हम ये कहें कि हमारे यहां वो संस्कृति उपजी जिसकी वजह से आज तलाक हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का जो संस्कृत से जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, तो इंग्लिश वालों ने संस्कृत के बहुत से शब्दों को कुछ समझा और कुछ ट्रांसलेशन कर दिया। लिहाजा आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत हल्के से, बारीक तरीके से कट गए, और जो असली शब्द था, जो असली मतलब थे, उससे आप बेगाने हुए, और आपको लगने लगा कि जो गोरा आदमी है, ये जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, यही सच बोलते हैं, और हिंदी बोलने वाले लोग दकियानूसी होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं होता। ये छवि इस देश में बनी। अंग्रेजी में चोरी करना भी हम लोगों को सम्मानीय लगने लगा।
ये बात अलग है कि अंग्रेजी बोलने वाले आजकल बड़ी तेजी से तिहाड़ जेल जा रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पे भारतीय संस्कृति और परंपरा को गाली देने वाले लोग, उसे हीन भावना में रखने वाले लोग आज जो है हाशिए पे चले गए हैं। लिहाजा ये इस बात की कतई चिंता ना करें कि आप किसी से कम थे, कम हैं। हां, एक बीच में थोड़ा सा फेज ऐसा आया है जिससे उबरने की जरूरत है और भारतीय समाज ने उससे उबरने और उसमें करवट लेने की शुरुआत कर दी है। जो विषय आपने रखा है वो अपने आप में एकदम कंट्राडिक्टरी विषय है। भारतीय संविधान और हिंदुत्व, ये भारतीय संविधान भारतीय ही नहीं है तो हिंदुत्व की बात तो दूर छोड़ दीजिए। और जो भी संविधान के बारे में संविधान के एक्सपर्ट बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आप तमाम लोग जितने भी इस सभागार में हैं, भारत के संविधान की एक कॉपी खरीद लें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को भी अपने साथ में रख लें। ये भारत का संविधान 80% उसकी फोटोकॉपी है। साइन कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने उसमें किए हैं, कुछ चीजें छोटी मोटी ऊपर नीचे बदली हैं, और जो बदली भी हैं उसमें भी चोरी की गई है, उसमें भी झूठ बोला गया है। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि यकायक हो गया हो, ये सोच के, ये समझ के कि इस देश के मूल निवासी, इस देश के 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग अगर अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को जान गए तो संकट बहुत होगा।